नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र उपेंद्र ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है भूगोल से संबंधित ही है, वायुमंडलीय परिसंचरण कोष, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सेल। इसके विषय में हमको पढ़ना है क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाला था पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। लेकिन मैं पश्चिमी विक्षोभ आपको नहीं पढ़ा सकता जब तक कि आपकी दिमाग में ये पिक्चर क्लियर ना हो कि वायुमंडलीय परिसंचरण कोष कैसे काम करता है। और इसके अलावा हमको जेट स्ट्रीम देखना है क्योंकि दो दो जेट स्ट्रीमों के बारे में हमको पढ़ना है। दो जेट स्ट्रीम होती हैं और वो कैसे वायुमंडल के इफ़ेक्ट को प्रभावित करती हैं, मतलब हमारे भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करती हैं, वो हमको यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं वायुमंडलीय परिसंचरण कोष। तो यहाँ देख लीजिए, वायुमंडलीय परिसंचरण कोष में यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए, धरातलीय पवन। कुल मिलाकर पवन चार किस्म की होती है। एक होती है धरातलीय पवन जो कि धरातल पे चलती है, एक उड़ती हुई पवन होती है जो ऊपर उड़ती है, एक ऊपरी पवन होती है जो ऊपरी वायुमंडल में क्षैतिज रूप से गमन करती है, और एक उतरती हुई पवन होती है। तो कुल मिला के चार तरह की पवन होती है। धरातलीय पवन में हम देख लेते हैं व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। ठीक, व्यापारिक पवन 30-35 से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, जबकि जो व्यापारिक पछुआ पवनें होती हैं वो 30-35 से 60-65 अक्षांशों की ओर चलती है। और जो ध्रुवीय पवन होती है वो 90 डिग्री से 60-65 अक्षांशों की ओर चलती है, क्योंकि 60 से 65 अक्षांश के बारे में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर क्रिएट होने का कारण पृथ्वी की घूर्णन होता है, घूर्णन उसका कारण है ना। तो 90 डिग्री से आने वाली हवा जो 60-65 की ओर आ रही है, जिसको हम लोग ध्रुवा या पूर्वा भी कहते हैं, है ना, ध्रुवीय पवन या पूर्वा कहते हैं। और 30-35 से जो पछुआ पवन जा रही है, तो दोनों अलग अलग विपरीत स्वभाव की वायु राशियाँ होती है, क्योंकि पछुआ पवन जो होती है वो तुलनात्मक रूप से ध्रुवीय पवन की तुलना में गर्म होती है। ठीक, हालांकि अभी हम लोग आगे देखेंगे, उसको विस्तार से समझते हैं। चित्र को समझ लीजिए पहले। ये पृथ्वी की सतह है। सतह पर यहाँ आप लोग देखेंगे लो प्रेशर होगा। ठीक, मतलब सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी तो यहाँ पर लो प्रेशर होगा। तो यहाँ सबसे पहले पृथ्वी की सतह गर्म होगी। सतह गर्म होगी तो उससे लगी हुई वायु गर्म होगी, और जब गर्म होगी तो ये ऊपर की ओर उठेगी। ऊपर की ओर उठेगी तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्रिएट होगा मतलब हवा ऊपर जा रही है। हवा फिर ऊपरी वायुमंडल में ट्रेवल करेगी। ट्रेवल करने के बाद ये जहाँ पर उतरेगी वहाँ पर दबाव डालेगी, और जहाँ पर उतरेगी वहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। और कुल मिला के यहाँ पर एक चक्र का निर्माण होगा, जिसको हम सेल या कोष्ठ कहते हैं। तो हो गया कि धरातली पवन, उठती पवन, ऊपरी पवन और उतरती पवन। इस तरीके से एक चित्र बन गया, एक सेल बन गया, एक चक्र बन गया, है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ देखते हैं। अब चित्र को देख लेते हैं। ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री के आसपास में क्या होता है कि सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है। और यहाँ की जो पवनें होती हैं गर्म होती हैं, गर्म होकर ऊपर की उठती हैं, मतलब ये ऊपरी वायुमंडल को दर्शा रही हैं। फिर ये 30 से 35 अक्षांशों पर नीचे जाकर बैठती हैं, और ये 30 से 35 अक्षांशों में नीचे बैठने के बाद वापस ये धरातल की ओर आती हैं, और ये फिर वापस लो प्रेशर की ओर चलती हैं, 0 डिग्री की ओर चलती हैं, है ना। और जिसको हम लोग व्यापारिक पवन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने वायुदाब पेटी पहले ही पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, है ना। यहाँ भी वही बात है। विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, शीतोष्ण निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो चार किस्म की पेटी हैं, चार ऊपर चार नीचे, है ना। तो कितनी हो गई, 4 और 3 7, 3 नीचे रहेंगी ना, क्योंकि विषुवत रेखा छूट जाएगा। विषुवत रेखा तो एक ही है ना, 3 इधर के, तो कुल मिला के 7 आपको मैंने वायुदाब की पेटियाँ इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक, चित्र, ये वाला चित्र भी वही है। इसी चित्र को हम लोग दूसरे तरीके से समझेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, इसलिए मैं इसको अभी छोड़ दे रहा हूँ। ठीक, तो इतनी बात समझ लीजिए। धरातली पवन, उठती पवन, ऊपरी पवन और उतरती पवन। आगे हम लोग देखते हैं। वीडियो जल्दी ख़त्म करना है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर देख लीजिए हेडली सेल, है ना। तो हेडली सेल या इसको हेडली कोष कहते हैं, जहाँ पर व्यापारिक पवन चलती है और व्यापारिक पवन धरातल पे चलती है। और जो पवन वायुमंडल में चलती है उसको प्रति व्यापारिक पवन कहते हैं। फिर फेरल सेल में पछुआ पवन चलती है, धरातल पे चलती है, और जो वायुमंडल में पछुआ पवन की जो पवन चलती है उसको प्रति पछुआ पवन कहते हैं। और जो पोलर कोष होता है, यहाँ पर पूर्वा पवन बहती है जो कि धरातल पे चलती है, और इसकी पूर्वा पवन की वायुमंडल में चलने वाली पवन को हम कहते हैं प्रति पूर्वा पवन। ठीक है, तो व्यापारिक की प्रति व्यापारिक, पछुआ की प्रति व्यापारिक और पूर्वा की प्रति पूर्वा पवन होती है। ठीक, जेट स्ट्रीम को समझ लेते हैं। व्हाट इज जेट स्ट्रीम, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा।
स्ट्रीम का अर्थ होता है तेज गति से चलने वाली पवन। ठीक। क्षोभ मंडल, अब आप लोग समझ लीजिए कि पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी हुई है और ये 4 मंडल में जो है इसका जो वायुमंडल पाया जाता है। जो पृथ्वी जो है चारों ओर वायु से घिरी हुई है, और जो वायु के जो कितने मंडल पाए जाते हैं, 4 मंडल पाए जाते हैं। सबसे निचली सीमा को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल के बाद में जो होता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। ठीक। इस तरीके से उसके बाद में फिर होता है बहिर्मंडल होता है। तो इस तरीके से मुख्य रूप से 4 ही मंडल होते हैं। तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा व समताप मंडल के निचले भाग में 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई में, कहीं कहीं कुछ किताब इसको 8 से 12 किलोमीटर भी देती हैं, इसलिए मैंने दोनों को अवलिक में ले लिया है। 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक, पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में ही ये हवाएं चलती हैं ऊपरी वायुमंडल में, और चौड़ी पट्टी के रूप में चलती हैं। मतलब ये काफ़ी चौड़ी पट्टी होती है, ये लगभग 1.5 किलोमीटर की पट्टी होती है पवन की, जो ऊपरी वायुमंडल में मतलब समताप मंडल के नीचे और क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में चलती है। क्योंकि सबसे निचली जो हमारी वो है वायुमंडल की परत, उसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल के बाद में समताप मंडल आता है। ठीक। तो ये तीव्र गति से गमन करती हैं और पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में गति करती हैं, इसलिए इनको जेट स्ट्रीम भी कहती हैं। उत्पत्ति क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में 6 से 14 या 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई में होती है। इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की होती है, मतलब क्लॉकवाइज, या जिसको हम लोग वामावर्त कहते हैं, मतलब पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में ही गति इसकी होती है, जो 240 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होती है। खोज इसकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिकन एयरफोर्स के द्वारा की गई थी, है ना। और इसका जो आकार होता है सरिता या नदी या सर्पिला आकार की ये होती है। देख लीजिए, ये बहुत मोटी परत है और ये कुछ ऐसी चल रही है, ये यूं यूं सांप के आकार की या नदी के आकार की कह लो इसको, है ना। और पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। इसकी मोटाई है 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 किलोमीटर की मोटी परत जो है ऊपरी वायुमंडल में चलती है। और ये जहाँ पर ये उठती है इसको हम लोग सुरंग कहते हैं, और जहाँ पर ये बैठती है वहाँ पर इसको गर्त कहते हैं। देख लीजिए, ये उठा हुआ भाग है, इसको सुरंग कहते हैं। ये नीचे बैठा हुआ भाग है, इसको हम लोग गर्त कहते हैं। ठीक। और ये 1.5 किलोमीटर मोटी परत होती है। और इसका जो पूरा एक टोपी वाला उठा हुआ जो भाग है, यहाँ से उठा हुआ और यहाँ से उठा हुआ, मतलब एक पूरा टोटल उठा हुआ जो भाग है, इसको इसका आयाम कहते हैं। इसका जो आयाम होता है वो 6500 किलोमीटर का होता है, जिसको हम लोग एम्पटीट्यूड कहते हैं। आयाम को अंग्रेजी में एम्पटीट्यूड भी कहा जाता है। अगर आपने तरंग के विषय में पढ़ा होगा साइंस में, तो ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग के विषय में पढ़े होगे, तो वहाँ पर आपने सारी चीज़ें देखे होंगे। ठीक। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम सेल देख लेते हैं। 0 से 35, 35 से के बाद 60, 65 और ये 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लोग पोल या ध्रुव कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए, सतह की बात हो रही है। 30 से 35 में क्या होता, 0 डिग्री पे क्या होता है कि सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, तो यहाँ पर हवा गर्म होगी, ऊपर उठेगी, मतलब यहाँ लो प्रेशर बनेगा। देखो हवा ऊपर उठ रही है, फिर ये ऊपरी वायुमंडल में चलती है और ये 30 से 35 अक्षांश पे उतरती है, इसलिए 30 से 35 अक्षांश पे हाई प्रेशर होता है। और यही वापस जो 30-35 से अक्षांश पे उतरी हवा है, ये वापस किधर गमन करेगी, हमारे हमारे भूमध्य रेखा की ओर गमन करेगी। मतलब यहाँ पर एक सेल का निर्माण हो गया है। ये एक सेल का निर्माण हुआ, उठी वायुमंडल में, चली, नीचे उतरी और वापस से इधर चल रही, तो एक सेल का निर्माण हुआ। इसको हेडली सेल कहते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि 30-35 की ही जो पवन होती है, हमको मालूम है कि 60 से 65 अक्षांश में लो प्रेशर होता है, तो यहाँ से 30 से 35 की जो पछुआ पवनें होती हैं वो 60-65 अक्षांश की ओर चलती हैं। जबकि 90 डिग्री में भी हाई प्रेशर है, मतलब वहाँ की हवाएं ठंडी हैं, भारी हैं, तो ये पवन जो है कहाँ से किधर चलेगी, 90 से 60-65 की ओर चलेंगी। मतलब जो 30-35 से जो व्यापारिक पवन जा रही है ये अपेक्षाकृत गर्म है, और 90 डिग्री से जो ध्रुवी पवन आ रही है ये अपेक्षाकृत ठंडी है। तो दोनों हवाएं क्या होंगी, टकराएंगी, और टकराने के बाद ये ऊपरी वायुमंडल में क्या आ जाएंगी, वो टकराएंगी। ऊपरी वायुमंडल में क्या होंगी, टकरा के क्या होंगी, ये ऊपरी वायुमंडल में एक दूसरे से मिलेंगी और हवा यहाँ पर क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। तो क्या होगा कि पोलर सेल और फेरल सेल के मिलने के कारण ऊपरी वायुमंडल में 2 विपरीत स्वभाव की वायु राशियाँ मिलती हैं, जिसको हम कहते हैं ध्रुवीय जेट। और जबकि 30-35 अक्षांश में जो है हेडली सेल और फेरल सेल के कारण ऊपरी वायुमंडल में जिस जेट का निर्माण होता है उसको हम उपोष्ण जेट कहते हैं। मतलब 2 तरीके की हमको जेट देखने को मिलती है। एक उपोष्ण जेट देखने को मिलती है हेडली और फेरल सेल के कारण, और दूसरी फेरल और पोलर सेल के कारण ऊपरी वायुमंडल में हमको कौन सी जेट देखने को मिलती है, हमको ध्रुवीय जेट देखने को मिलती है। ठीक। और
जेट स्ट्रीम या इसको ध्रुवीय वाताग्र जेट भी कहते हैं। ठीक, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये हवाओं के चलने का क्रम भी देख लो, यहाँ पे कुछ बैठी, उसके बाद कुछ हवाएं नीचे इधर इधर चली, ये सतह पे चल रही है। ये जो हम बनाया हूँ मैंने, ये सतह है, ये पूरी सतह है। ये ऊपर जो दिखेगा पूरा वायुमंडल है, ये ऊपर उड़ती हुई है, ये नीचे बैठती हुई है। आपको जिधर जिधर एरो का निशान दिख रहा है आप उसके हिसाब से समझ लो। और सारी कहानी वायुमंडल में चल रही है, धरातल पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं ऊपरी वायुमंडल में विपरीत स्वभाव की दो वायु राशियों के इकट्ठे होने से ये क्या बनता है, वाताग्र बनता है। हमने पहले भी पढ़ा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में, मैंने आपको हल्का सा बताया था कि चक्रवातों का निर्माण कहाँ होता है, धरातल पे होता है। जब दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियाँ मिलती हैं तो कहाँ मिलेंगी ये वायु राशियाँ, 60 से 65 अक्षांश में 30 से 35 जाने वाली पछुआ पवन मिलेगी और 90 डिग्री से आने वाली ध्रुवी पवन होगी। तो दोनों विपरीत स्वभाव की होगी। जो व्यापारिक पवन कह रहा हूँ, पछुआ पवन जो होगी, जो 30-35 से 60-65 की ओर जा रही है, वो स्वभाव में थोड़ी गर्म होगी। और जो ध्रुवी पवन होगी, जो 90 से 60-65 की ओर जा रही है, तो ठंडी होगी। तो धरातल में जब दोनों मिलेंगी तो उनके मिलने से फ्रंट का निर्माण होगा। और फ्रंट के सहारे ही जो ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे और गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर होगी, जिसके कारण एक चक्रदार निर्माण होगा, जिसको हम लोग चक्रवात कहते हैं। ठीक, ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के विषय में बात हो रही। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये आपका 0 डिग्री है और 0 डिग्री से लगभग 20 डिग्री के ऊपर ही ये जेट पाई जाती है, 30-35 में, है ना। मतलब खूब से खूब ये 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ तक पहुंच पाती हैं, जो उपोष्ण जेट होती है। ठीक, और मुख्यतः इसका जो केंद्र होता है वो 30 से 35 पे, है ना। तो ये ऊपरी वायुमंडल की बात हो रही है। ठीक, अधिकतम कहाँ जाएंगे नीचे, ये 30 से 35 अक्षांश तक नॉर्थ में और 20 डिग्री नॉर्थ में और 20 डिग्री साउथ तक ही इनका निर्माण हो पाता है। ये ध्रुवों तक, ये विषुवत रेखा तक जो है ये जेट नहीं पहुंच पाती है। तो इतनी चीज़ आप लोग याद रखो, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ, इसलिए मैंने सिर्फ नॉर्थ को दर्शाया है, साउथ को नहीं दर्शाया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हवाएं कुछ इस तरीके से आप लोग देखेंगे ऊपरी वायुमंडल में चल रही 30 से 35 अक्षांशों में। ठीक, लेकिन ये आईटीसी जेट के सहारे नीचे और ऊपर होती रहती है। सूर्य की स्थिति के सापेक्ष आईटीसी जेट बनता है और आईटीसी जेट के सहारे ही जेट स्ट्रीम भी ऊपर नीचे होती है। कभी कभी ये 20 डिग्री नॉर्थ तक भी पहुंच जाती है, लेकिन इनकी एक्चुअल जो पोजीशन है वो 30-35 डिग्री नॉर्थ पे ही होती है या 30 से 35 डिग्री साउथ में होती है, जहाँ पर सब ट्रॉपिकल जेट या उपोष्ण कटिबंधीय जेट बनती हैं। जबकि 60 से 65 अक्षांशों पर पोलर जेट या ध्रुवी जेट का निर्माण होता है। इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक, अब जहाँ पर हेडली सेल और फेरल सेल की हवा ऊपरी वायुमंडल में एकत्रित होगी, तब वहाँ उपोष्ण जेट का निर्माण होगा। ये उपोष्ण जेट का निर्माण होगा, क्योंकि यहाँ देख लो हेडली सेल और पोरल सेल मिली, तो यहाँ ऊपरी वायुमंडल में किसका निर्माण होगा, उष्ण कटिबंधीय जेट का निर्माण होगा या उपोष्ण जेट का निर्माण होगा। जबकि फेरल सेल और पोलर सेल की हवाएं जहाँ ऊपरी वायुमंडल में मिलेंगी तो ऊपर पर वहाँ पर किसका निर्माण होगा, जेट स्ट्रीम या ध्रुवीय जेट का निर्माण होगा। इस तरीके से ये बातें रही। इसके अलावा हम लोग आगे देख लेते हैं, दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश नॉर्थ और साउथ से ध्रुव के मध्य यह पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कहाँ पाई जा रही है, ये 20 डिग्री से लगाकर पोल तक पाई जा रही हैं, लेकिन ये 20 डिग्री से कभी नीचे नहीं आती, न साउथ में नीचे आती न नॉर्थ में नीचे आती। इतनी चीज़ों को आप समझ लेना। ये ऊपरी वायुमंडल की बात हो रही है, धरातल की बात नहीं हो रही। दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश नॉर्थ और साउथ से ध्रुव के मध्य पाई जाती हैं। सर्दी के मौसम में ये 20 डिग्री नॉर्थ अब्लिक साउथ तक खसक जाती हैं। यहाँ दोनों जेट्स या विंड की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ दोनों जेट विंड्स की बात की जा रही है, मतलब दोनों जेट विंड जो है नीचे खसकती हैं, किसके सहारे, आईटीसी जेट के सहारे। ठीक, अब यहाँ पे देख लो, जेट धाराएं परिध्रुवी पवनें होती हैं, क्योंकि यह ध्रुव के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। जो जेट धाराएं होती हैं इनको परिध्रुवी पवनें कहते हैं, क्योंकि यह ध्रुव के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। और किधर से किधर घूमती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और ऊपरी वायुमंडल में चलती हैं, नीचे नहीं चलती हैं। इनकी रफ्तार अलग अलग स्थानों में अलग अलग होती है। चौड़ाई के मध्य में तेज हवा, अब इसको आप लोग कैसे समझेंगे कि ये इतनी मोटी होती है, तो इसका जो कुल मिला के 1.5 किलोमीटर मोटी है, तो 1.5 किलोमीटर का जो सेंटर पॉइंट होगा वहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ गति से चलेंगी और बाहर निकलने पर हवाएं कम गति से चलेंगी। और ये हमेशा कैसी चलेंगी, कुछ इस तरीके से, ऋतिक रोशन की स्टाइल में डांस करती हुई, है ना। ये ऊपर भी ऐसी ऊपर नीचे होंगी और वहाँ भी अपने दाएँ बाएँ भी ये क्या करेंगी,
सुरंग और गर्त बनाएंगी, यानी ऊर्ध्वाधर भी सुरंग और गर्त का निर्माण करेंगी और ये अपने दाएं बाएं भी क्या करेंगी, लहर पैदा करेंगी। ऊपर नीचे भी लहर पैदा करना और दाएं बाएं भी लहर पैदा करना, इस तरीके से चलती हैं। ठीक। पोलर जेट शक्तिशाली होती है क्योंकि कोरियोलिस बल की अधिकता होती है। कहाँ पर, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं तो कोरियोलिस बल का मान बढ़ता जाता है ना, और निचले अक्षांशों में हम लोग जैसे जैसे आते हैं तो कोरियोलिस बल अर्थात फेरल का नियम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, फेरल के नियम का मान घट जाता है या कोरियोलिस बल का मान घट जाता है, और विषुवत रेखा पर जो कोरियोलिस बल है एकदम जीरो हो जाता है। इसलिए याद रखना, चक्रवात या जेट स्ट्रीम जो है, या जो ध्रुवी जेट है, या हम लोग उपोष्ण जेट कह लें, उपोष्ण जेट कभी भी आपको 20 डिग्री नॉर्थ से नीचे देखने नहीं मिलेगा और 20 डिग्री साउथ से नीचे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक। और ना ही आपको 10 डिग्री के आसपास आपको चक्रवात देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ कोरियोलिस बल या फेरल का नियम काम नहीं करता है। ये बात आप लोग याद रख लेना। जब यह विसर्प के रूप में चलती हैं या सरिता के रूप में चलती हैं तो इसे रॉसबी विंड कहते हैं। रॉसबी विंड इसलिए कहते हैं क्योंकि रॉसबी महोदय ने इन विसर्पी विंडों या पवन को सबसे पहले खोजा था। कुल मिला के ये लहरदार तरंगें होती हैं, ऐसी लहर, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, और ऊपर भी ये दाएं बाएं भी है, ऊपर नीचे, ये क्या करती हैं, अपना सुरंग और गर्त बनाती हैं। ठीक। ग्रीष्म ऋतु में जेट धाराएं कमज़ोर हो जाती हैं और शीत ऋतु में जेट धाराएं शक्तिशाली हो जाती हैं। अब देखो, ध्रुवी पवन ठंडी होती है और पछुआ पवन जो होती है तुलनात्मक रूप से गर्म होती है। ये हम लोग किसके विषय में बात कर रहे हैं, ध्रुवी जेट के विषय में बात कर रहे हैं और ऊपरी वायुमंडल में बात कर रहे हैं। तो ऊपरी वायुमंडल में जब दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियाँ आती है तो इनके बीच में फ्रंट बनता है। ठीक है, यानी मिलने के पहले एक छोटा सा सकरा गलियारा बनता है और इस गलियारे के सहारे ये फिर ठंडी हवा गर्म हवा को ऊपर की ओर करती है और एक फिर यहाँ पर काय का निर्माण हो जाता है, जेट का निर्माण हो जाता है और इसको हम ध्रुवी जेट कहते हैं। और यही कंडीशन कहाँ बनती है, हमारे उपोष्ण जेट में बनती है। ठीक है, उपोष्ण जेट में भी हमको यही चीज़ देखने को मिलती है, वहाँ भी लहरदार जो है पवन चलती है जिसको हम लोग उपोष्ण जेट कहते हैं ऊपरी वायुमंडल में। तो हम दो जेटों के बारे में पढ़ते हैं, ध्रुवी जेट और उपोष्ण जेट। ठीक, इसके बाद हम आगे की चीज़ों को देखते हैं। जेट धाराओं के विकास के 4 चरण होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये 0 डिग्री है और ये हम लोग उत्तरी गोलार्ध देख रहे हैं। तो शुरू में क्या होगा, प्रारंभ में यह विसर्पी नहीं होती, मतलब ये कुछ सर्प के आकार की नहीं होती, लगभग इनकी स्ट्रेट लाइन के रूप में चलती हैं। लगभग यह सीधी या बहुत कम विसर्पी होती है। यह क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से भी विसर्पित होती है। याद रखेंगे, इनकी एक विशेषता अलग से पॉइंट है ना। तो सबसे प्राइमरी कंडीशन में क्या होगा, ये सीधी गमन करती हैं, इसमें किसी तरीके का कोई न सुरंग बनता है ना गर्त बनता, लगभग ये सीधी चलती, लगभग है ना। तो इसके कारण क्या होगा कि जो ठंडी हवा होगी वो ऊपर आ जाएगी, जो ठंडी हवा होगी वो ऊपर आ जाएगी और गर्म हवा क्या होगी, नीचे आ जाएगी। इतनी चीज़ आप लोग याद रख लेना। तो पहली कंडीशन में क्या होगा, ये सीधी चलेंगी, इसमें ना तो सुरंग बनेगा ना तो गर्त बनेगा, इसके सहारे ठंडी हवा ऊपर और गर्म हवा नीचे आ जाती है। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण भी ये नीचे आती हैं। और मान लो ये कहीं से गुजर रही है और कहीं पे लो प्रेशर बना है तो वहाँ से जो हवा ऊपर आ रही है वो उसको ऐसा कर देती है, ऊपर कर देती है, जिसके कारण यहाँ ऊपर क्या बन जाता है, उठान बन जाता है। उठान को हम कहते हैं सुरंग। और बैठेंगी कहाँ, जहाँ पर लो प्रेशर दिखा तो यहाँ अपना पेट को नीचे कर लेती हैं, दबा लेती हैं। ठीक, तो वहाँ पर काय का निर्माण होगा, वहाँ गर्त का निर्माण होगा, गड्ढे का निर्माण होगा। तो ये सुरंग और गर्त के रूप में, लेकिन प्राइमरी स्टेज में ये ऐसी चलती हैं सीधी। फिर सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है कि हाँ, ये देखो, ये क्षैतिज रूप से भी चल रही है, लंबवत चल रही है ऐसी, और क्षैतिज रूप में भी, मतलब ये वहाँ पर भी ऊपर नीचे ऐसी हो रही है, दाएं बाएं चल रही है। तो मतलब दोनों तरीके से ये ऊर्ध्वाधर तरीके से भी चलती हैं और क्षैतिज रूप में भी ये सुरंग और गर्त का निर्माण करती हैं। दूसरे चरण में विसर्पित होने लगती हैं। पहले चरण में तो सीधे चल रही थी, लेकिन यहाँ पर देखो ये यहाँ पर पूरी ऋतिक रोशन बन जाती हैं ये, तब इनको हम रॉसबी विंड कहते हैं। सेकंड चरण में इसको रॉसबी विंड कहा जाता है, यहाँ पर रॉसबी विंड नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ पर सुरंग और गर्त का निर्माण होने लगता है। और ये देख लीजिए, ये इनकी दिशा बताई गई है कि पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही हैं। और जहाँ जहाँ भी क्या बने होते हैं, जहाँ जहाँ भी आपके सुरंग बने होते हैं वहाँ पर गर्म हवा होती है और जहाँ जहाँ गर्त होती है वहाँ पर ठंडी हवा होती है। ठंडी हवा होगी मतलब हाई प्रेशर होगा, और जहाँ हाई प्रेशर होगा ये हवा वहाँ नीचे बैठ जाएगी। और जहाँ पर
हाई टेम्परेचर होगा तो वहाँ से नीचे की हवा इसको ऊपर उठाएगी तो ये इसका पेट निकल जाएगा, ये ऊपर की ओर उसको बोलेगी। ये ऐसा है, मान लो ये ऐसी जा रही थी सीधी सीधी, यहाँ से गर्म हवा आई, गर्म हवा ने इसको धक्का मारी तो ये ऐसी हो गई, ऊपर मुड़ गई। समझ रहे हो ना, आपको बात समझ में आ रही होगी। मतलब यहाँ पर ठंडा और गर्म एक समान रूप से ये आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रा करो तो आपको एक सीधी लाइन में मिलेंगे, ठंडा और गर्म। मतलब गर्म और ठंडी रेखाएं यहाँ पर क्या हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी सेकेंड स्टेज में, जेट स्ट्रीम की सेकेंड स्टेज में। अब इसकी हम लोग थर्ड स्टेज देख लेते हैं। थर्ड स्टेज में क्या होगा, तीसरे चरण में क्या होगा, ये सुरंग और गर्त बड़े भयानक हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा सुरंग और बहुत ज़्यादा गर्त बनने से क्या होगा कि जो गर्म क्षेत्र है वो बहुत ऊपर हो जाएगा और ठंडा क्षेत्र बहुत नीचे हो जाएगा। ये गर्म क्षेत्र बहुत ऊपर हो जाएगा, ठंडा क्षेत्र बहुत नीचे हो जाएगा। देखो, बहुत गड्ढा और बहुत ऊंचा, बहुत गड्ढा बहुत ऊंचा। तो गर्म क्षेत्र ऊपर, ठंडा क्षेत्र नीचे। सुरंग और गर्त से बहुत बड़े हो जाएंगे तथा जेट स्ट्रीम विषुवत रेखा के निकट आ जाएगी और विषुवत रेखा के निकट आकर यह बहने लगेगी। अब विषुवत रेखा के निकट आने का मतलब ये नहीं कि धरातल पे आ जाएगी, मतलब ये विषुवत रेखा कहने का मतलब ये निम्न अक्षांशों की ओर जाएगी, मतलब 20 डिग्री नॉर्थ तक यह पहुंच जाएगी या 20 डिग्री साउथ तक यह पहुंच जाएगी। ठीक, उसके बाद में अगला जो स्टेज आएगा, इसमें क्या होगा कि इतने भयानक सुरंग और गर्त बनते हैं कि सुरंग आपको देखना ऐसा मिलेंगे कि एकदम ये सुरंग आपस में चिपक जाएंगे। चिपकने से क्या होगा कि यहाँ से हवाएं सीधे निकल जाएंगी, ये एकदम सीधे, ये इस तरीके से ये चिपक जाएंगे, ये चिपक गया, ये चिपक गया, तो ये एकदम सीधी लाइन ड्रा हो जाती है। तो इसमें क्या होगा कि जो नीचे की जो गर्म हवा थी वो एकदम बहुत ऊंचाई तक दूर चले जाएगी। मतलब इसके कारण जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वो गर्म हो जाएंगे और जो विषुवत रेखी क्षेत्र हैं वो ठंडे हो जाएंगे। तो ये ध्रुवों को गर्म और विषुवत रेखा को ठंडा करने का काम कौन करती है, ध्रुवीय जेट किया करती है, क्योंकि 20 डिग्री नॉर्थ के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती हैं। ठीक है, विषुवत रेखा पर धरातल पे बात नहीं हो रही, सारी बात जब भी ध्रुवीय जेट की या उपोष्ण जेट की जाएगी तो ये वायुमंडल में बात की जाएगी। नीचे आने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नीचे अक्षांशों यानी निम्न अक्षांशों की ओर आने की बात की जा रही है। यहाँ निम्न का मतलब पृथ्वी से सट के चलने वाली धरातली पवन नहीं, धरातली पवन सिर्फ 3 ही है। एक है आपकी व्यापारिक पवन, दूसरी है पछुआ पवन और तीसरी है ध्रुवीय पवन। और जेट स्ट्रीम जो है वो ऊपरी वायुमंडल में चलती है। अगर इसमें ऊपर नीचे बात की जा रही है तो ऊपर नीचे बात होने का मतलब सिर्फ ये हो रहा है कि ये निम्न अक्षांशों की ओर आ जाती है। इतनी बात आप समझ लेना, दिमाग में कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना। उष्ण कटिबंधी पूर्वा जेट धारा। अब भारत के संदर्भ में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ भी एक जेट चलती है जिसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंधी पूर्वा जेट धारा। सामान्य स्थिति में जब ITCZ विषुवत रेखा पर बनता है, सामान्य स्थिति है 21 मार्च और 23 सितंबर की, तब यहाँ पर जो मानक पेटियां हैं, मानक दाब पेटियां हैं, वो अपने यथास्थान पे बनती। 30-35 अपने स्थान पर है, 60-65 अपने स्थान पर है। मतलब तब ITCZ कहाँ बनता है, 6 डिग्री नॉर्थ पर ITCZ का निर्माण होता है। मतलब कब, जब विषुव की स्थिति होती, इक्विनॉक्स की स्थिति होती है, जब सूर्य विषुवत रेखा पर एकदम सीधा पड़ता है। मतलब 21 जून और 23 मार्च को हम इक्विनॉक्स कहते हैं या विषुव कहते हैं। ये सामान्य स्थिति में और 23.5 डिग्री पर आपको भारत नजर आ रहा है। और ये जो नीचे आ रही हैं ये हैं आपकी व्यापारिक पवन, ये सामान्य स्थिति में है। अब हम विशेष कंडीशन में यहाँ देख लेते हैं, विशेष कंडीशन में क्या होता है, 21 जून की स्थिति देख लेते हैं। तो 21 जून में जो ITCZ है कहाँ पहुँच जाता है, ये कर्क रेखा के आसपास पहुँच जाता है। मतलब ITCZ कहाँ बनेगा, ये कर्क रेखा पर बनेगा। मतलब लो प्रेशर भारत में होगा और सबसे ज़्यादा लो प्रेशर होगा हिमालय के थोड़ा से साइड में जो तिब्बत का पठार है। ये तिब्बत का पठार पूरी गर्मी में एकदम हीटर की तरह तपता है और एकदम यहाँ पर हाई टेम्परेचर के कारण हाई लो प्रेशर बनता है। इसके कारण क्या होगा, 21 जून की स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन क्या काम करेगी, इस ITCZ के सहारे जब भूमध्य रेखा को पार करेगी तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो विषुवत रेखा, जो व्यापारिक पवन है, जब जो व्यापारिक पवन है उत्तरी गोलार्ध में, ये हमेशा किधर चलती है, व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने ओर मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर मुड़ती हैं। बिल्कुल सही है, यहाँ ऐसी मुड़ रही थी। लेकिन जैसे ही ये ITCZ के सहारे इक्वेटर को पार करेंगी तो ये
किधर पलट जाएंगी, घूम के इस दिशा में आ जाएगी, घूम के इस दिख रहा है ना, ये घूम के इस दिशा में आ जाएगी, मतलब ये भारत के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून का काम करेगी। तो देखो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन ITCZ के सहारे उत्तरी गोलार्ध मतलब विषुवत रेखा को पार करके पहुंच जाती है उत्तरी गोलार्ध में और अपने मार्ग को बदलने के लिए विवश हो जाती है। और भारत में अत्यधिक लो प्रेशर होता है थार मरुस्थल और तिब्बत के पठार के कारण, लेकिन यहाँ मुख्यतः बात हो रही है तिब्बत पठार के कारण, क्योंकि तिब्बत पठार एकदम हीटर की तरह गर्म हो जाता है और यहाँ पर अत्यधिक लो प्रेशर बनने में मुख्य भूमिका निभाता है कौन, थार का मरुस्थल और तिब्बत का पठार, लेकिन मुख्य रूप से तिब्बत का पठार। और यह व्यापारिक पवन भारत के लिए अब दक्षिण पश्चिम मानसून का कार्य करती है। वह अरब सागर व बंगाल की खाड़ी 2 शाखाओं में विभाजित होकर ये वर्षा कराती है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये इधर से आई है अपने मार्ग से विचलित हो गई, तो ये भारत का दक्षिण है और इधर से आ रही है तो पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम मानसून का ये रूप ले लेती है और भारत में वर्षा कराती है। उसके आगे और देख लेते हैं। तिब्बत के पठार में हाई टेम्परेचर के कारण या उच्च तापमान की वजह से हाई लो प्रेशर बनता है और यहाँ की हवाएं ऊपरी वायुमंडल में उठकर दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के मेडागास्कर के ऊपर जाकर पहुंचती हैं, इसलिए मेडागास्कर पर हाई प्रेशर बनता है। चूंकि तिब्बत के पठार से उठने वाली हवा क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा तक नहीं पहुंच पाती और इससे पहले ही यह मेडागास्कर पे उतरने लगती है। अब समझ लो ये स्थिति है, ये ITCZ बना हुआ है, ये तिब्बत का पठार है, हवा उठी और ये उत्तर की ओर पूर्व की ओर से उठी है और पश्चिम की ओर जा रही है और ये जाकर मेडागास्कर के ऊपर बैठ रही है। और मेडागास्कर की स्थिति ये देख लो 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास जो है आपको मेडागास्कर दिखेगा अगर आप अफ्रीका महाद्वीप को देखोगे तो यहाँ से जो लो प्रेशर वाली जो हवाएं हैं, मतलब लो प्रेशर के कारण जो हवाएं ऊपर उठी थी वो धीरे धीरे करके कहाँ शिफ्ट हो जाती हैं, मेडागास्कर की ओर शिफ्ट हो जाती हैं और इधर से आने वाली व्यापारिक पवन दक्षिण पश्चिम का रूप ले लेती हैं और मेडागास्कर पे भी हाई प्रेशर होता है, तो दोनों मिलकर ये दक्षिण पश्चिम मानसून का रूप लेती हैं और भारत में बारिश कराती है। इस चित्र को बहुत अच्छे तरीके से समझ लो आप लोग, ये चित्र को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक। तो ITCZ 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर है ना, तो भारत के संदर्भ में इसको पूर्वा जेड भी कहते हैं क्योंकि इसकी दिशा पूर्व पर है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जेट स्ट्रीम भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करती हैं प्लस मानसून की शक्ति को और बढ़ा देती है। तो क्या होता है, जेट स्ट्रीम जो होती है भारतीय उपमहाद्वीप में, अब हमको जेट स्ट्रीम के बारे में भी पढ़ना है, तो जेट स्ट्रीम के बारे में थोड़ी सी चीज़ों को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो जेट स्ट्रीम के बारे में कुछ पॉइंट हैं। तो जेट स्ट्रीम भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करती हैं और मानसून की शक्ति को और बढ़ा देती हैं। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं शीतोष्ण चक्रवात की शक्ति को भी यह बढ़ाती हैं जो जेट स्ट्रीम होती हैं और यह अधिक वर्षा कराती हैं, मतलब यह शीतोष्ण चक्रवात को किधर धकेलने में सहायक होती है, शीतोष्ण चक्रवात को भारत की ओर धकेलने में सहायक होती है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल व समताप मंडल में विसर्प के रूप में चलती हैं, जिससे वो ऊपर की हवा को नीचे व नीचे की हवा को ऊपर की ओर करती है, अर्थात यह हवाओं को मिश्रित करने का कार्य करती है, जिससे क्षोभ मंडल की प्रदूषक हवाओं को समताप मंडल में ढकेल देती हैं, क्योंकि ये नीचे की हवाओं को ऊपर और ऊपर की हवाओं को नीचे करती है, मतलब हवाओं को यहाँ मिक्सअप कर देती है, मतलब क्षोभ मंडल की खराब हवा को समताप मंडल में और समताप मंडल की अच्छी हवाओं को क्षोभ मंडल में मिला देती है। इस तरीके से ये इनको मिक्सअप करने का काम करती है, ठीक। जिससे क्षोभ मंडल में जो प्रदूषक होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, समताप मंडल में चले जाते हैं। समताप मंडल क्षोभ मंडल है और बीच में क्या बह रही है, आपकी जेट स्ट्रीम बह रही है, जिसकी मोटाई 1.5 किलोमीटर है ना। तो यह क्या करती है, हवाओं को मिक्सअप करने का काम करता है। तो क्षोभ मंडल का जितना भी वेस्ट मटेरियल है समताप मंडल में चला जाता है, जिसके कारण समताप मंडल में पाई जाने वाली जो ओजोन है उस पर इसका नकारात्मक प्रभाव हमको देखने को मिलता है। जेट स्ट्रीम जिन क्षेत्रों के ऊपर से होकर गुजरती है वहाँ नीचे धरातल में अच्छी वर्षा ये कराती है, मतलब जहाँ से होकर ये गुजरती है वहाँ नीचे धरातल में बहुत अच्छी ये बारिश करती है। तो इस तरीके का ये आज का एक छोटा सा प्रयास था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।